अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तकनीकी प्रगति एक कुल्हाड़ी की तरह है जो एक पैथोलॉजिकल अपराधी के हाथ में है। नमस्ते। और आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं दो-धारी तकनीक की पड़ताल कर रहे हैं जिसने युद्ध का चेहरा ही बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के ज़ेपेलिन हवाई पोतों की। हमारे पास ज़ेपेलिन प्रथम विश्व युद्ध का हवाई हथियार लेख से कुछ जानकारी है। जी हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो विशालकाय हवाई जहाज थे, इन्होंने जंग पर क्या असर डाला, इनकी तकनीक वो क्या थी, इनका रणनीतिक महत्व कितना था, और हाँ, इनकी विरासत क्या रही है। बिल्कुल। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा खासतौर पर अहम हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये युद्ध के बदलते तरीकों और उसमें तकनीक की भूमिका को बहुत अच्छे से दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ज़ेपेलिन थे क्या, मतलब दिखते कैसे थे, क्या चीज थी ये? जर्मनी के काउंट फर्डिनेंड वॉन ज़ेपेलिन ने। अच्छा, उन्हीं के नाम पे? जी, सोचिए एक धातु का फ्रेम और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस से भरे कई अलग अलग सेल या गुब्बारे, और फिर पूरे ढांचे पर एक बाहरी कवर। पहला ज़ेपेलिन LZ-1 यानी लुफ्टशिफ्ट ज़ेपेलिन 1, इसने 1900 में ही उड़ान भर ली थी। 1900 में? यानी हवाई जहाजों के ठीक से आने से भी पहले। हाँ। और तकनीकी तौर पर ये उस जमाने के हिसाब से तो कमाल ही थे। फ्रेम बनता था ड्यूरालुमिन का, हल्का पर मजबूत। वजन कम रखना जरूरी था, जाहिर है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन अंदर भरी होती थी हाइड्रोजन गैस, और वो होती है हद से ज्यादा ज्वलनशील। बहुत बड़ा खतरा। ओ हाँ, आग लगने का खतरा। हमेशा संतुलन बनाने के लिए पानी की टंकियां इस्तेमाल होती थीं। जरूरत पड़ने पर पानी गिराकर वजन कम कर लेते थे। अच्छा। लेकिन इनको हवा में संभालना, तेज हवाओं में चलाना, ये सब बहुत मुश्किल था। फिर भी ये पहले परिवहन और फिर एक हथियार के तौर पर विकसित हुए। तो फिर जंग में इनका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? जर्मनी ने क्या किया इनके साथ? जर्मनी ने इनका इस्तेमाल किया बम गिराने के लिए। फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, रोमानिया, इन सब देशों के शहरों पर। और हमले कब होते थे, दिन में या रात में? ज्यादातर रात के अंधेरे में, ताकि उन्हें आसानी से देखा ना जा सके। निशाना बनाते थे रेलवे लाइनें, बंदरगाह, औद्योगिक इलाके, मतलब जरूरी ठिकाने। बम कैसे होते थे? विस्फोटक बम भी थे और आग लगाने वाले बम भी। और सिर्फ बमबारी नहीं, जासूसी और निगरानी के लिए भी इनका इस्तेमाल हुआ, करीब 1000 बार। 1000 बार? काफी ज्यादा है। जी, और यहीं से एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, होम फ्रंट का जन्म, मतलब घरेलू मोर्चा। होम फ्रंट? जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये शायद पहली बार था जब युद्ध सीधे आम नागरिकों के दरवाजे तक पहुंच गया। युद्ध अब सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। हाँ, मतलब पूरा समाज निशाने पर आ गया। बिल्कुल। करीब 4000 आम लोग इन हमलों में मारे गए या घायल हुए। ये सिर्फ इमारतों पर हमला नहीं था, ये लोगों के मन में जो सुरक्षा का भाव होता है ना, उस पर हमला था। लेकिन क्या ये वाकई में दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा पाए, सैन्य नजरिए से? देखिए, मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा था, लेकिन इनकी तकनीकी कमियां थीं, और फिर बेहतर लड़ाकू विमान भी आ गए। तो ये दुश्मन की युद्ध सामग्री बनाने की क्षमता या लोगों के हौसले को कोई बहुत गंभीर चोट नहीं पहुंचा सके। कुछ बड़े हमलों के बारे में बताएं, कोई खास छापे? हाँ, जैसे अगस्त 1914 में बेल्जियम के एंटवर्प पर पहला हमला हुआ। फिर जनवरी 1915 में L3 ज़ेपेलिन ने ब्रिटेन पर पहला हमला किया। और पेरिस, लंदन? उन पर तो कई बार बमबारी हुई। बल्कि सितंबर 1916 में तो लंदन पर 16 ज़ेपेलिन ने साथ हमला किया था। 16? हाँ, एक साथ? बाप रे। हाँ। और एक दिलचस्प तकनीक थी, स्पेयर कॉर्ब। इसे सब क्लाउड कार भी कहते हैं। वो क्या थी? जरा सोचिए, ज़ेपेलिन बादलों में छिपा हुआ है। अच्छा। और उससे एक तार के सहारे नीचे एक छोटी सी टोकरी या गोंडोला लटका है। अच्छा। उसमें एक सैनिक बैठा है, नीचे देख रहा है, निशाना साध रहा है, और टेलीफोन से ऊपर ज़ेपेलिन में बैठे कमांडर को निर्देश दे रहा है। कमाल है, बादलों के ऊपर से जासूसी। हाँ, बड़ी अनोखी तरकीब थी। लेकिन जाहिर है दुश्मन भी चुप नहीं बैठा था। उन्होंने क्या किया बचाव के लिए? सर्च लाइटें लगाई गई आसमान में इन्हें ढूंढने के लिए, एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें लगाई गईं, बैराज गुब्बारे छोड़े गए हवा में ताकि ये उनसे टकरा जाएं। और लड़ाकू विमान? हाँ, फिर लड़ाकू विमान आए। वो विस्फोटक और आग लगाने वाली गोलियों से लैस होते थे। पहला ज़ेपेलिन LZ-37 जून 1915 में एक ब्रिटिश पायलट ने मार गिराया था। तो ज़ेपेलिन बनाने वालों ने क्या किया? जवाब में ज़ेपेलिन और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगे, विमानों से बचने के लिए। 1918 आते आते ये करीब 7000 मीटर तक उड़ने लगे थे। 7000 मीटर,
यानी करीब 23,000 फीट उस जमाने में। जी हाँ, अविश्वसनीय लगता है पर सच है। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कोई क्षतिग्रस्त जेपलिन दुश्मन के इलाके में गिर जाता था, जैसे L-33 और L-49। तो मित्र राष्ट्रों को उनके डिजाइन का पता चल गया होगा। बिल्कुल, उन्होंने उन कब्जे में आए जेपलिन के डिजाइन को स्टडी किया और अपने खुद के हवाई पोत बेहतर बनाए। ये तो हुई तकनीक और लड़ाई की बात, लेकिन इनका प्रचार में भी इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये प्रोपेगेंडा का एक बड़ा जरिया थे। जर्मनी अपनी बमबारी की कामयाबियों का खूब प्रचार करता था। और मित्र राष्ट्र? वो गिराए गए जेपलिन के किस्से सुनाते थे, अपनी जीत का जश्न मनाते थे। ब्रिटेन में तो एक तरह का डर बैठ गया था जिसे जेपेलिनिटिस कहा गया। जेपेलिनिटिस मतलब जेपलिन का डर? हाँ, ये सिर्फ हमलों का डर नहीं था, ये रात के आसमान से आने वाली इस अनदेखी विशाल डरावनी चीज का एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ था। अच्छा। हालत ये थी कि जब कोई जेपेलिन गिराया जाता था तो लोग उसके टुकड़ों को यादगार चीजों की तरह सहेज कर रखते थे, उनसे बनी चीजें बेची जाती थीं। गजब है। युद्ध के बाद क्या हुआ इनका? युद्ध खत्म होने के बाद कई जेपेलिन मित्र राष्ट्रों को युद्ध हर जाने के तौर पर सौंप दिए गए। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई। क्या? युद्ध के दौरान जो तकनीकी विकास हुआ था ना, उसने सिविल एविएशन मतलब आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा का रास्ता खोला। जैसे LZ-127 ग्राफ सेपेलिन, उसने 1929 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर वो हिंडनबर्ग हादसा हुआ? हाँ, 1937 में LZ-129 हिंडनबर्ग में हाइड्रोजन गैस की वजह से आग लगी और 36 लोग मारे गए। बहुत भयानक हादसा था वो। और उसी ने इनकांत कर दिया। हाँ, कम से कम हाइड्रोजन वाले यात्री हवाई पोतों के युग का तो अंत हो ही गया। हालांकि युद्ध के आखिर में LZ-59 का एक अफ्रीका मिशन था जो अधूरा रह गया था, पर उसने ये दिखा दिया था कि ये कितनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जेपेलिन सिर्फ एक हथियार नहीं थे। इन्होंने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी। सही कहा, आम नागरिकों को सीधे लड़ाई के मैदान में ला खड़ा कर दिया। और ये प्रचार का भी एक जबरदस्त जरिया बने। भले ही इनका सीधा मिलिट्री असर शायद उतना ना रहा हो जितना सोचा गया था, लेकिन लोगों के मन पर और इतिहास पर इनकी छाप बहुत गहरी रही, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि कैसे युद्ध के लिए बनी तकनीक सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं बदलती, बल्कि हमारी आम जिंदगी, समाज की सोच, सब पर कितना गहरा असर डालती है। क्या जो आज हम ड्रोन युद्ध देखते हैं, जिसमें दूर बैठकर निशाना लगाया जाता है और जिसमें आम नागरिकों के हताहत होने का खतरा बना रहता है, क्या वो कहीं ना कहीं उसी कहानी की अगली कड़ी है जिसकी शुरुआत जेपलिन ने की थी, आम आबादी को युद्ध का हिस्सा बनाने की? ये वाकई सोचने वाली बात है। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये पूरी चर्चा युद्ध के विकास, तकनीक के दोहरे इस्तेमाल यानी सैन्य और नागरिक उपयोग, और संघर्ष के समय में सूचना और प्रोपेगेंडा को कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब विषयों को समझने में काफी मददगार हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अगर श्रोताओं को ये बातचीत जानकारी भरी लगी हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है या कोई और पहलू जिस पर आप चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हाँ, अपने विचार जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।